राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोहन सर कॉमर्स क्लासेस में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स का, जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और उम्मीद है आप लोग ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो ये जो भी आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा और चलिए एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प हो सके। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स का, वो है कि हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर, मतलब अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है ना, यानी हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर अगर पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका मार्शल, यानी अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे मार्शल। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि विच इकोनॉमी हैज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर, यानी निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थशास्त्र, यानी विच इकोनॉमी हैज़ अ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो सही आंसर हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर 3। यानी निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, तो ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चंस 2022 से रिलेटेड था और तीसरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि विच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इन इकोनॉमिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैगनर फ्रिश। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इन इकोनॉमिक्स अगर पूछा जाएगा तो रैगनर फ्रिश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। यानी अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था, तो रैगनर फ्रिश ने किया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया द रीजन फॉर विच द साइज ऑफ द प्रोडक्शन probability curve is concave towards the original point is। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बढ़ती सीमांत अवसर लागत, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, यानी अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेटिव जो नेम है इसका वो है इकोनॉमिक रेंट है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी अवसर लागत का वैकल्पिक नाम होता है यहाँ पर आर्थिक लागत, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन, यानी उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कहाँ, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका हो जाता है यहाँ पर डेल्टा टोटल यूनिट डिवाइड बाई डेल्टा क्वांटिटी, यानी डिवाइड बाई डेल्टा क्यू हो जाएगा यहाँ पर, यानी डेल्टा टी यू डिवाइड बाई डेल्टा क्यू इसका फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हिंदी में वही लिखा हुआ है कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। तो सीमांत उपयोगिता निकाला जाता है डेल्टा टी यू डिवाइड बाई डेल्टा क्यू, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, यानी उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिक्स एवं एलन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा। हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा हिक्स एंड एलन, यानी उपभोक्ता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, हिक्स एवं एलन ने, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि इंडिफरेंस कर्व इज, यानी उदासीनता वक्र होता है। तो इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिनल, यानी उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर
अवनोतर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर अवनोतर यानी कॉनकेव टू द ओरिजिन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि डिमांड फॉर गुलाब जामुन ड्यू टू लो प्राइस ऑफ रसगुल्ला, तो यानी रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगा, बढ़ेगी, यानी विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि बजट लाइन इंडिकेट्स, यानी बजट रेखा इंगित करती है, तो बजट रेखा जो है वो मूल्य अनुपात को इंगित करते हैं, यानी प्राइस रेशियो को, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंडिकेट्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंडिकेट्स क्या करती है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का हिंदी पढ़ लेते हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, अंधिमान वक्र का ढलान, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि इफ़ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर रिड्यूसेस द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, द कमोडिटी एक्स विल बी, यानी यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी गिफिन कमोडिटी, यानी गिफिन वस्तु होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि इफ़ द डिमांड लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस, यानी वाई एक्सिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द आइटम, यानी यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष यानी वाई अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0, यानी 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया, ये आपका 2022 में पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन, जिसमें आपको 40 या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ करता था, अब आपका 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स एट अ पॉइंट वेयर, यानी उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उपयोगिता मूल्य से ज़्यादा होता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि फॉर गिफिन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, यानी गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है धनात्मक, यानी पॉजिटिव होती है। फॉर गिफिन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है धनात्मक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि फॉर द 2 इंस्ट्रूमेंट्स लेबर एल एंड कैपिटल के व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, तो यानी Q हो गया क्वांटिटी इक्वल्स टू फंक्शन, यानी क्या हो जाएगा L और K, यानी लेबर और कैपिटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि 2 साधन यानी श्रम L और पूंजी K के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी Q इक्वल्स टू हो जाएगा FL, K, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में, व्हाट इज़ और आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन क्या क्या है, तो इसमें हो जाएगा लैंड, कैपिटल, लेबर, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी भूमि, पूंजी, श्रम और इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी जब कुल उत्पाद अधिकतम है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है, 0 होता है, यानी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ये आंसर था, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज्ड, यानी वो कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, यानी एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज, तो वो लॉन्ग रन में हो सकता है, यानी दीर्घकाल में,
ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी वो कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जाते हैं, तो दीर्घकाल में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में ईच पॉइंट ऑफ द isopod curve refers to the combination of two instruments that the dash object they produce only, यानी समोत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की डैश मात्रा का उत्पादन करते हैं। तो ये हो जाएगा समान, यानी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा इक्वल, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। इसको आप लोग ज़रूर 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन डज अ जुडिशियस प्रोड्यूसर्स वांट टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल रेशियो। तो इसका जो है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है 2। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑफ द साइज ऑफ, यानी अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है, ये हो जाता है रिवर्स यू साइज, यानी उल्टा यू आकार का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया कि विच स्टेटमेंट इज द ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट यानी टीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी टीएफसी एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी टीवीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। यानी कुल लागत, या अगर उसका हिंदी बात करते हैं, कुल लागत यानी टीसी, कुल स्थिर लागत यानी टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत यानी टीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यानी टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि फॉर अ फर्म्स इक्विलिब्रियम, यानी फर्म के संतुलन में होता है तो क्या होता है, एम आर इक्वल्स टू एम सी, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी फर्म के संतुलन में होता है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट राइजेस व्हेन, यानी समविच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब, यानी टी आर इक्वल्स टू टी सी, यानी टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी समविच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टी आर इक्वल्स टू टी सी होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये आपको जितना भी क्वेश्चन बता रहे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। जो आप लोग का एग्ज़ाम है 18 फेब को, साइंस और कॉमर्स विशेष करके ध्यान दीजिएगा इसमें, और आर्ट्स वाले भी ज़रूर ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा इसमें, सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन साइंस और कॉमर्स वाले ज़रूर इसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड हु सेड इट, यानी पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, ये किसका कथन है। प्रोफेसर जे बी से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रोफेसर जे बी से के द्वारा बोला गया था, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में 28 नंबर प्रश्न पूछा गया कि इफ़ द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस बाय 40% बट सप्लाई इंक्रीजेस बाय ओनली 10%, देन द सप्लाई ऑफ सच गुड्स विल बी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक या इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में अगर 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी बेलोचदार होती है, ठीक है ना, यानी इनइलास्टिक होती है। यानी प्राइस 40% बढ़ता है लेकिन पूर्ति जो है यानी सप्लाई जो है सिर्फ 10% ही बढ़ता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको बोलते हैं बेलोचदार, बोलते हैं इनइलास्टिक। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में डिमांड इज इन अ स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन the quantity of demand is high, demand is in a state of excess when the quantity of demand is high, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है ना। यानी मांग आधिक्य की स्थिति होती है जब मांग की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, यानी 30, इन विच मार्केट
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड, यानी किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो ये हो जाएगा एकाधिकार यानी मोनोपोली, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड, तो ये हो जाएगा मोनोपोली, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डू ऑल द फर्म्स प्रोड्यूस इन अ फुल कंपेटिटिव मार्केट, यानी एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है। तो ये समरूप यानी होमोजीनियस जिसको बोलते हैं, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन करती है, एक जैसे यानी समरूप जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी होमोजीनियस। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डू ऑल द फर्म्स प्रोड्यूस इन अ फुल कंपेटिटिव मार्केट, तो ये होमोजीनियस, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे बार बार कि ज़रूर आप लोग साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जो भी है स्ट्रीम्स के, ज़रूर आप लोग ये इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। खास करके साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 18 फेब को है, उसके बाद आर्ट्स वाले स्टूडेंट लोग का एग्ज़ाम होगा। तो पहले आप कॉमर्स वाले और साइंस वाले ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो याद हो जाए। और उम्मीद है कि 2022 और 2023 का जो क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस बताने जा रहे हैं अभी, जो बता रहे हैं आपको, वो उससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। गारंटी तो नहीं लेंगे 100% का, हाँ, लेकिन आपका 80% ज़रूर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द AR यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। तो उसका सही आंसर हो जाएगा यानी एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी एकाधिकार के अंतर्गत एवरेज रेवेन्यू वक्र और मार्जिनल रेवेन्यू वक्र में क्या संबंध होता है, तो AR यानी एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू अपॉन 2 यानी डिवाइड बाय 2, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज देयर वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ एन आर्टिकल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोपोली, यानी किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है, यानी किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक ही होता है, यानी उसको बोलते हैं एकाधिकार, मोनोपोली, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट of intake received by a seller from the sale of 50 units of an article at ₹6 per unit price। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया। 50 यूनिट्स है और एक आर्टिकल का अगर 6 रुपीज़ अगर प्राइस होगा यानी 6 रुपये दाम होगा, तो 50 × 6 यानी 300 रुपये आपको देना होगा टोटल अमाउंट। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 34 का। यानी एक विक्रेता को 6 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु कि 50 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी, वो 300 रुपये हो गए, 4, ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी निम्न में से कौन सा सही है। यानी AR इक्वल्स टू MRE अपॉन E-1 नहीं होता है, MR इक्वल्स टू MC E-1 डिवाइड बाई E, MC इक्वल्स टू MRE बाई E-1, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कोई इक्वेशन में नहीं आता, निम्न में से कौन सा सही है, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि MR इज सोन एज डेल्टा TR डिवाइड बाय डेल्टा Q हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी MR प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा TR बाई डेल्टा Q, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया कि डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर परफेक्ट कंपटीशन, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में प्राइस ऑफ अ गुड इन द मार्केट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, यानी बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द टोटल
procurement from the production of 5 units of the commodity from the marginal input scheduled for a firm given below, यानी नीचे दिए गए फर्म के सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी। तो 5 इकाई से 5 इकाई मतलब 1 2 3 4 5, तो 6 और 4 10 10 20 30 यानी 40 हो रहा है, जो है टोटल आपका हो जाएगा 12 और 10 हो गया 22, 22 और 8 हो गया 30, 30 और 6 36 और 4 40, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, ये अंतिम प्रश्न है, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन शॉर्ट पीरियड मार्केट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये आपका 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस समय टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 40 का 40 आपको आंसर्स बता दिए। और ये 2022 में जैसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये 2022 का है और साथ में ही आपको 2023 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आपको बता देते हैं। वीडियो ज़रूर लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, आपके बार बार मतलब अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा, आप एक ही वीडियो में टोटल आपको यानी 40 और 30 टोटल आपको 70 क्वेश्चन का आपको वैरायटी मिल जाएगा। और ये 70 क्वेश्चन में आपको सिर्फ कितना क्वेश्चन पूछना है 30 क्वेश्चन, और इसमें से कम आपको बता रहे 80% तो ज़रूर पूछेगा, ज़रूर मैच कर जाएगा 80%। तो क्वेश्चन नंबर 1 से बताएंगे आपको 2023 में जो पूछा गया था इकोनॉमिक्स का, और साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स वाले ये तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होने वाला है वो है साइंस और कॉमर्स वाले के लिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम पहले है इस बार 18 Feb में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज़ रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें इसका आंसर है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी अर्थव्यवस्था के किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो इसका कैसे उत्पादन करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज, यानी किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है उपयोगिता से, यानी यूटिलिटी। द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज यूटिलिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोगिता, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था हु प्रपोज्ड द ऑर्डिनल ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, यानी उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिक्स और एलन ने, हिक्स एंड एलन। तो एक फिगर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में, फॉलोइंग फिगर शोज, एक प्राइस आपको दिया है और एक डिमांड दिया। ओ ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आपको डिमांड दिया गया, वाई एक्सिस में आपको प्राइस दिया गया। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो ये दिया गया है ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इन इलास्टिक डिमांड है कि हाई इलास्टिक डिमांड है, या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। तो ये हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि इसका प्राइस जो है और डिमांड के हिसाब से जो ये पैरेलली जा रहा है, इसके वजह से ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है। तो ये घटिया वस्तु की, इन्फीरियर गुड्स। तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है, तो घटिया वस्तु की मांग जो है वो घट जाती है, इन्फीरियर गुड्स की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर
6 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, यानी दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो रिटर्न्स टू स्केल, यानी पैमाने के प्रतिफल से है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज यानी QX इक्वल्स टू फंक्शन ABCDE होता है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है ये QX इक्वल्स टू फंक्शन ABCDE। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल इज ₹60, व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 यूनिट्स ऑफ दैट आर्टिकल। तो 10 यूनिट का जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, यानी 60 डिवाइड बाई 10 की जगह तो ₹6 हो जाएगा, यानी ₹6। किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत ₹60 है, उस वस्तु के 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या हो जाएगा? ₹6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि व्हाट डज द डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट, यानी दो समोत्पाद वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है? उत्पादन स्तर में परिवर्तन, यानी डिफरेंस इन प्रोडक्शन लेवल। व्हाट डज द डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट? डिफरेंस इन प्रोडक्शन लेवल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इक्वेशन सही है, निम्न में से कौन सा सही है? तो TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, यानी TC माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा TVC इक्वल्स टू TC माइनस TFC। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में, यानी कुल स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 में द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज U शेप्ड होता है, ठीक है ना, U आकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। औसत लागत वक्र का आकार होता है U अक्षर जैसा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि इन विच मार्केट AR इक्वल्स टू MR होता है। AR का मतलब हो गया एवरेज रेवेन्यू और MR का मतलब हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। तो इन विच मार्केट, किस मार्केट में AR इक्वल्स टू MR होता है? परफेक्ट कंपटीशन में, किस बाजार में, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR इक्वल्स टू MR होता है। कुछ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 13 का। 14 नंबर में पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स डिफरेंशिएटेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, या वो हो जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर पूछा जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स डिफरेंशिएटेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी इसका हिंदी अगर पढ़ते हैं निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो वो होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम इज, तो यानी फर्म के संतुलन की मूल शर्त क्या है? MC इक्वल्स टू MR, यानी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड दिस, किसने कहा था? पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, ये किसने कहा था? JB से ने, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 क्वेश्चन नंबर 17 बताने से पहले आप ज़रूर 2022 में जो आपको क्वेश्चंस जो पूरा प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, और 2023 का भी सारे क्वेश्चंस जो है वो 40 और 30 यानी 70 क्वेश्चन आपको सही से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसमें से 30 क्वेश्चंस ज़रूर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी एकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? पूर्ति कम हो जाती है, यानी सप्लाई डिमिनिशेस होती है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर होता है तो सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, यानी सप्लाई डिमिनिशेस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि मार्केट प्राइस इज़ डिफाइंड एज, यानी बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है
अल्पकालीन बाजार से यानी शॉर्ट रन मार्केट में, ठीक है ना। मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज शॉर्ट रन मार्केट, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है अल्पकालीन बाजार से। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन प्राइस टेंड्स टू, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड, डिमांड अगर बढ़ जाती है देन प्राइस टेंड्स टू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 19 का। अगर उसका हिंदी पढ़ लेते हैं तो उसमें लिखा गया है कि अधिक मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है वृद्धि होने की, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर, यानी कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, यानी डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी आर इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी आर इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। J.M. केन्स इसका राइटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, J.M. केन्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन GNP एंड NNP। GNP का मतलब हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और NNP का मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें अगर क्वेश्चन अब पूछा गया है कि रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, GNP और NNP के, इसका फॉर्मूला निकाला जाता है NNP इक्वल्स टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। NNP निकालने के लिए GNP माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन को, यानी डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, यानी ह्रास को उसमें से घटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो NNP बराबर होता है GNP माइनस घिसावट होता है, ऑप्शन नंबर 3 22 का। 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टॉक वेरिएबल इज, यानी स्टॉक चर का एक उदाहरण है पूंजी, यानी कैपिटल होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल इज कैपिटल, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड डबल काउंटिंग बोलते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है दोहरी गणना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 24 का 24 तक हम लोग मिला लिए हैं आंसर। 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर में क्या पूछा गया, 25 नंबर पूछा गया कि व्हीट इज एन इंटरमीडिएट गुड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, निम्न में से किस वस्तु का के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो यानी ब्रेड बिस्किट चपाती ऑल ऑफ दिस, यानी ब्रेड बिस्कुट चपाती इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया द फंक्शन ऑफ मनी इज, यानी मुद्रा का कार्य क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, मेजर ऑफ वैल्यू है, ऑल ऑफ दीज है, यानी इनमें से सभी। विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, मूल्य का मापक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 4। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि हु सेड मनी इज व्हाट मनी डज, यानी किसने कहा कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे, तो हार्टले विदर्स ने कहा है, हार्टले विदर्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत का एक केंद्रीय बैंक है, वो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 28 का। 28 के बाद 29वें प्रश्न में पूछा गया है कि मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, तो केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है, केंद्रीय सरकार का बैंकर एजेंट है, बैंकों का बैंक है, नोट जारी करना, इनमें से सभी, यानी द बैंकर एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक ऑफ बैंकर्स इशूइंग करेंसी नोट्स, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है द ऑटोनोमस कंजम्पशन इन द कंजम्पशन फंक्शन C इक्वल्स टू A प्लस BY, C का मतलब हो गया टोटल कंजम्पशन, A का मतलब हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन और B का मतलब हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और Y का मतलब हो गया लेवल ऑफ इनकम। तो इसका पूछा गया था ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, तो A हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी A दिया हुआ है उसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि रिसेशन इज़ अ स्टेट व्हेन इन द इकोनॉमी, यानी मंदी वो अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरता है, यानी एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल फॉल्स, यानी रिसेशन इज़ अ स्टेट व्हेन
इन द इकोनॉमी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल फॉल्स होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया इफ़ द वैल्यू ऑफ MPS इन एन इकोनॉमी इज 0.2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब के का वैल्यू निकालना है, तो के इक्वल्स टू होता है 1/MPS। तो यानी MPS का मतलब हो जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी के इक्वल्स टू 1/MPS। तो 1 डिवाइड बाई 0.2 अगर करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के इक्वल्स टू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/MPS या फिर 1/1 - MPC होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, यानी बोथ हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि विच इज़ द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट, बोथ 1 और 2, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, यानी बोथ 1 और 2 हो जाएगा। निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, यानी 3 नंबर ऑप्शन में हो जाएगा 1 और 2 बोथ, ठीक है। 36 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 36 का। यानी हिंदी अगर उसका पढ़ते हैं राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहा जाता है, राजस्व घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 37 में पूछा गया फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी विदेशी करेंसी की मांग द्वारा, यानी डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, यानी व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, व्यापार संतुलन का यहाँ पर अर्थ है वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, यानी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर उसका हिंदी पढ़ लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है, तो वस्तुओं का निर्यात। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है 40, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इकोनॉमिक रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है, तो वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यानी 40 + 40 यानी 80 क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था। गलती से हम 23 में 30 क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन 40 क्वेश्चन पूछा गया था। 24 से आपका पैटर्न चेंज हुआ था, उसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 25 में भी वही है 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 40 + 40 यानी 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में मान लीजिए कि अगर 80% भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा, और सारे क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली कर सकते हैं। और उम्मीद है ये वीडियो आप बार बार ज़रूर देखेंगे जब तक आप क्वेश्चन के सारे आंसर्स जो है वो कम्प्लीटली याद नहीं हो जाते हैं। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, आप ज़रूर ध्यान दीजिए। आर्ट्स वाले, साइंस वाले और कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो भी है 12 जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। और आंसर की लेकर ज़रूर उस टाइम मिलेंगे जब आप लोग एग्ज़ाम हो जाएगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।